नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा। तो उनमें से जो फर्स्ट कंपनी है जिसका नाम है अदानी टोटल गैस। देखिए, कुछ दिनों से हिंडनबर्ग के जो रिपोर्ट आया, उसके कारण अदानी ग्रुप के पूरा का पूरा हालत ही फिर से खराब हो गया। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हिंडनबर्ग ने अटैक किया था अदानी के ऊपर, तो अदानी ग्रुप के सारे शेयर में एक बिग फॉल देखने को मिला। और सबसे ज़्यादा फॉल देखने को मिला है एटीजीएल के ऊपर, मतलब अदानी टोटल गैस के ऊपर। तो अदानी टोटल गैस लिमिटेड के ऊपर सबसे ज़्यादा बिग फॉल देखने को मिला था और आज भी वो उतना खास रिकवरी नहीं कर पाए। तो अदानी ग्रुप के फिर से एक बार अटैक हो रहा है क्योंकि बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप शेयर lose up to 13.4 बिलियन डॉलर आफ्टर हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट है और वो भी अगेंस्ट रेगुलेटर। तो यहाँ पे बात कुछ अलग हो चुके हैं। अभी रेगुलेटर के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है। तो वो आरोप क्या है मैं आपको बता दूं। जो सेबी के चीफ पर्सन है, मतलब सेबी के जो चीफ पर्सन है, उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उनके हस्बैंड के नाम से जो शेयर ट्रांसफर किया है, जो शेयर के ऊपर निवेश किया है, वो अदानी ग्रुप के ही सेल कंपनी के ऊपर किया गया है। अभी सेल कंपनी होता क्या है, मैं पहले भी डिस्कशन किया हूँ कि मान के चलिए आपका एक बिजनेस है इंडिया में और आपने क्या किया, बाहर की कुछ कंट्रीज में अलग अलग कंपनी बना के रखे, खुद की कंपनी है और उस कंपनी के माध्यम से आपके जो इंडिया में जो कंपनीज है उसके ऊपर आप खुद ही निवेश कर रहे हैं और खुद ही उस कंपनी के शेयर को मतलब ऑपरेट कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं और प्रॉफिट होने के बाद वो क्रैश मतलब बिग फॉल दिखा रहा है। तो इस तरीके से ऑपरेट को मतलब इस तरीके से कंपनी को सेल कंपनी कहा जाता है। और हिंडनबर्ग ने ये आरोप लगाया कि सेबी के जो चेयरपर्सन है वो खुद इस सेल कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। और ये बहुत बड़ा एक आरोप है जिसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट के ऊपर एक हलचल भी देखने को मिला और इसके चलते सबसे ज्यादा झटका मिला अदानी ग्रुप के ऊपर। इतनी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री फिर से वो हिंडनबर्ग हिस्ट्री फिर से रिपीट करना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम जब हिंडनबर्ग के अटैक किया था उन्होंने, जब अटैक किया आप देख सकते हैं एटीजीएल का तो पासा ही पलट गया था। पासा ही मतलब आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक चला गया। 4000 में चलने वाला कंपनी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 400 तक आ गया था। ऑलमोस्ट 400 तक आ गया था। 4000 से 400 तक मतलब सोचिए, टॉप लेवल से अगर मैं ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 85% के आसपास क्रैश हो गया था। इतने बड़े फॉल इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला था। और चीज़ों को पहले समझिए, कंपनीज़ के ऊपर बिग फॉल होने के बाद कंपनी रिकवरी भी जो किया, अदानी ग्रुप के सारे कंपनीज़ ने रिकवरी करके फिर से लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया। हाँ, कुछ कंपनी ऐसे भी अभी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, जैसे अदानी विल्मर भी हो गया। तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रेशराइज़ कंपनी है वो है एटीजीएल। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एटीजीएल का बेकार कंपनी है, जो अभी तक काम अच्छे तरीके से कर नहीं रहा। तो मैं अगर एटीजीएल के सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखा दूँ, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितना दम है। देखिए, कंपनी के सेल्स हमेशा एक ही रेंज की में देखने को मिलता है। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी सेम टू सेम देखने को मिला। 150 करोड़, 170 करोड़, 180 करोड़ इस तरीके से कुछ लेवल्स देखने को मिले हैं। मतलब कंपनी के सेल्स तो ठीक हो रहा है। हाँ, कंपनी का जो कर्जा है, वो अगर देखा जाए तो कंपनी का कर्जा भी धीरे-धीरे करके कम होता देखने को मिले। जितना कंपनी कर्जा लिया है, वो ईज़िली मिटा सकते हैं क्योंकि हाथ में कैश एंड रिज़र्व सब कुछ है। तो हिंडनबर्ग ने जो फर्स्ट टाइम आरोप लगाया था इस कंपनी के ऊपर, तब उन्हें बताया था कि इस कंपनी का इतना ज़्यादा कर्जा है, वो मिटा नहीं सकेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो मिटा नहीं सकेंगे, क्योंकि हर कर्जे वो मिटा इसीलिए सकेंगे क्योंकि कंपनी के ऊपर रिजर्व एंड जो फिक्स्ड एसेट है वो बहुत स्ट्रांग है। तो तीसरी बात क्या है, तीसरी बात इस कंपनी के करेक्शन होने के और एक रीज़न है, वो है कंपनी का वैल्यूएशन। देखिए, इस कंपनी का पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था ऑलमोस्ट 8 साढ़े 800 के आसपास। उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आया, कंपनी के ऊपर शेयर के बिग क्रैश देखने को मिला। उसके बाद देखिए, कंपनी वही लेवल में पहुंचने का कोशिश कर रहा है जो कोविड के लेवल में था। कोविड के लेवल के लो पी रेशियो था 24 और अभी कितना है, अभी है 135। मतलब और भी करेक्शन होने का चांसेस है। वैल्यूएशन यही बता रहा है कि कंपनी का वैल्यूएशन इतना हाई है जिसके कारण कंपनी के ऊपर और भी प्रेशराइज आने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का जो पोटेंशियल है वो थोड़ा-सा यहाँ पे रुक सकता है। क्योंकि कंपनी के चार्ट भी यही बता रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी के देखिए एक रेंज बना था। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइंग का रेंज बने। तो एक बाइंग का रेंज बने और इस बाइंग का रेंज मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ, आपको समझने में आसान नहीं होगा। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बने, एक बाइंग का रेंज बने और इसी बाइंग का रेंज के बेसिस में कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली करेक्शन होना चाहिए।
नीचे इस लेवल को टच करेगा तब कुछ पॉजिटिव डिसीजन बनेगा और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो आप कहेंगे सर अगर मान मान लीजिए यहाँ पे टच मतलब करेंगे तो क्या आप एंट्री लेंगे? तो ज़रूर कहूँगा कंपनी की हालत के सिचुएशन के वाइज़ में छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ काम ज़रूर करूँगा। फिलहाल के लिए तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी है, हिंडनबर्ग का आरोप भी है, उसके साथ-साथ कंपनी का वैल्यूएशन भी हाई है। तो अगर मैं यहाँ पे काम करने के लिए चाहूँ तो मैं मोटे क्वांटिटी के साथ काम करूँगा। मान के चलिए मैं दूसरे कंपनी के ऊपर अगर 200 100-200 का क्वांटिटी से काम करता हूँ, तो इसमें मैं 20 क्वांटिटी के साथ ही काम करूँगा। क्योंकि इस सिर्फ़ जस्ट मुझे स्ट्रैटेजीज़ को इस टाइम में क्या होता है उसको देखने के लिए मुझे काम करना है। मैं ह ऐसे नहीं कि मैं हमेशा पेपर ट्रेडिंग करता हूँ, अभी मैं कोई पेपर ट्रेडिंग करता नहीं हूँ। मैं छोटे क्वांटिटी के साथ भी उसको डायरेक्टली एंट्री करके ही देखता हूँ कि हाँ, उसमें कितना दम था, पोटेंशियल था। अगर मुझे कुछ पॉज़िटिव दिखे तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको ज़रूर उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा ट्रेड करके देखूँगा। तो देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि मैं पेपर ट्रेडिंग करूँगा, तो पेपर ट्रेडिंग करने से में कुछ होता नहीं है। तो मैं इतने सालों से एक चीज़ तो सीख चुका हूँ, अगर आपको काम करना है, तो 1-2 क्वांटिटी के साथ भी काम करिए। यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको सीखने को मौका मिलेगा। आपको डायरेक्टली मार्केट के जो फीलिंग्स है उसको मिलेगा कि हाँ, मैंने एंट्री लिया, आज 2 क्वांटिटी के साथ एंट्री लेकर मुझे इतना प्रॉफ़िट हुआ, मेरे स्ट्रैटेजीज़ में दम है, तो मैं कल 200 2000 क्वांटिटी भी ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये बात आपको तभी मिलेगा, ये फीलिंग्स तभी मिलेगा जब आप डायरेक्टली स्टॉक के ऊपर बाय सेल करेंगे। तो यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको जो बिगिनर है उसके लिए मैं यही बता रहा हूँ कि पेपर ट्रेडिंग जो लोग करना चाहते हैं, जब पेपर ट्रेडिंग कर लूँगा, ऐसे मुझे स्ट्रैटेजीज़ मिल जाएगा, मैं भी ऐसा करता था। वहाँ पे जो फीलिंग्स था, वो फीलिंग्स एक्चुअली मार्केट में एंट्री करने के बाद वो अलग हो गया। तो मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके ओपिनियन क्या है ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मेसोगन डक शिप बिल्डर्स। देखिए, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया 15th ऑफ अगस्त। तो 15th ऑफ अगस्त मतलब आप देख सकते हैं 15th ऑफ अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला है। क्योंकि डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि मतलब इंडिया के जितने सारे नेबर कंट्रीज़ हैं, वो सारे इंडिया के शत्रु बन रहा है। तो ये तो आप सभी देख चुके हैं। ऊपर से लेकर पाँव तक मतलब हर जगह पे वो मतलब शत्रु बन रहा है। तो उसको कवर करने के लिए तो डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंपनी कैपेक्स भी अनाउंसमेंट कर रहा है, जल्द से जल्द गवर्नमेंट कैपेक्स भी अनाउंसमेंट करेगा। और दूसरी बात इंडिया के बाहर भी कंट्रीज़ को वो डिफेंस का प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाने वाले हैं, जिसके चलते है कंपनी के इस तरीके से डिफेंस कंपनी की ग्रोथ और भी बढ़ने वाला है। तो उनमें से एक ज़बरदस्त कंपनी है मेजोगन डक शिप बिल्डर्स। तो ये करोड़ली शिप बिल्डर्स के ऊपर काम करता है, कंपनी को आज का नहीं है। मान लें तो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, फिर भी कंपनी एक पुराना कंपनी है, 1774 में स्टार्ट हुआ। 1774 में स्टार्ट हुआ। आप सोच रहे हैं कि 1974 बिल्कुल नहीं। ध्यान से इस डेट को देख लेना, तारीख को मतलब इस साल को देख लेना। 1774 मतलब अंग्रेज आने से पहले ही इस कंपनी बन चुके थे। तब से लेकर इस कंपनी काम कर रहा है। इतना पुराना कंपनी है और अ, देश में तब से लेकर इस कंपनी काम कर रहा है, तो सोचिए कंपनी में कितना वो अनुभूति है, कितना इस कंपनी का एक्सपीरियंस है। तो कंपनी की मुझे खासियत पर नहीं लगता है कि कंपनी का वैल्यूएशन तो चलो ठीक-ठाक ही है, छोटा-मोटा हाई है। आरओसी आरओई ठीक है, कर्जा एकदम ज़ीरो है, इनकम ज़बरदस्त है। और इस बार क्वार्टरली भी कंपनी अच्छा खासा सेल्स भी किया, एक्सपेंस में करने के बाद कंपनी ऑलमोस्ट डबल के ऊपर कंपनी प्रॉफिट किया। इतना प्रॉफिट कहाँ से हो गया? क्या आधा से इनकम बढ़ चुका है? बिल्कुल नहीं। कंपनी के सेल्स के बाद एक्सपेंस कई हद तक कम किया है। तो एक्सपेंस बहुत कम करने के कारण कंपनी के नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो ये गुड पॉइंट्स है कंपनी के लिए, जो गुड पॉइंट्स कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी होगा। और बाकी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ, तो आप खुद ही देख सकते हैं, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक जो माल बेच रहे थे एफएस खुद माल बाय बाय कर रहा है और एफ सॉरी म्यूचुअल फंड खुद बाय कर रहा है और एफएस के पास जो छोटे-मोटे क्वांटिटी सेलिंग हुआ था, वो फिर से धीरे-धीरे करके होल्डिंग को बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। अभी इसके चार्ट के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं। एक पैटर्न से यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जो बाइंग स्ट्रैटेजीज़ को मैं यूज़ करता हूँ। कंटिन्यूअसली यहाँ पे बाइंग का रेंज बने, जो रेंज निकल के आया है 35%, तो इस रेंज के हिसाब से मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ, जब इस रेंज के लो लेवल को टच करे, तो जहाँ पे एंटी कैंडल स्टार्ट हुआ था, उस लेवल में मैं एंट्री लूँगा और मेरा हाई लेवल तक टारगेट रहेगा। हाई लेवल का मतलब क्या है? जहाँ पे ग्रीन कैंडल का हाई लेवल टच किया था, उसी लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो इस टारगेट निकल कर है 35%।
अगर इस तरीके से एंट्री और टारगेट मिले तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिलेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा इसको देखकर आप यहाँ पे टच करने के बाद डायरेक्टली एंट्री मत ले लेना, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है। तो अगर आपको काम करना है तो प्लीज़ एक बार सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन है नहीं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सुमितोमो केमिकल। बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के ऊपर मुझे जो डेटा और जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न मुझे चाहिए था वो फाइनली मुझे मिल चुके हैं। वो क्या है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं क्वार्टर रिजल्ट दिखा दूं। देखिए केमिकल सेक्टर का बीच में हालत खराब हो गया था, मगर सुमितोमो केमिकल ने उसको पासा ही पलट दिया, क्योंकि कंपनी फिर से रिकवरी किया और अच्छा खासे यहाँ पे सेल्स ग्रोथ शुरू कर दिए। जैसे 986 से डायरेक्टली 724 हो गया था, वहां से बढ़कर 832 बढ़ चुके हैं। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखा है तो 106, 138, 62 एंड 128। मतलब कंपनी यहाँ पे भी अच्छा खासा यहाँ पे हाई ग्रोथेबल प्रॉफिट भी यहाँ पे किया है, जो प्रॉफिट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। और रही बात इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बनने के बाद कंपनी का फिगर आउट क्या हुआ टेक्निकली, अगर वो देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, इसका देखिए कंपनी के ऊपर क्या हुआ। बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि कंपनी बेकार है। उसके लिए बता दूं, कंपनी जब स्टार्टिंग हुआ लगातार वो हायर हाई करते करते आगे बढ़ रहा था, और अचानक कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल हो गया। सिर्फ अचानक नहीं हुआ, पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर के हालत बिगड़ गए थे। और देखिए कि फिर से कंपनी ने क्या किया, रिकवरी किया, और वो भी यूटर्न लेकर एक शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बने। तो इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखिए इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। मैं इस स्ट्रेटजीज को रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न का देखता हूँ। तो जब भी इस लेवल बना है तब मैंने मार्किंग किया, टोटल इस हेड का मार्किंग किया। तो जो रेंज निकल का है करीबन करीबन 740 के आसपास, जो 37% तक जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे काम कैसे करूँगा। सबसे पहले देखिए इस रेंज के ऊपर कोई मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए। मतलब मुझे यहाँ पे एक फ्रेशली यहाँ पे मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए, और इस ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल चाहिए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल और एक ब्रेकआउट के हिसाब से चाहिए। तो यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मिले तो जरूर मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड आप सभी जानते हैं एक तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है। और कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से देखा है तो कंपनी बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ किया। इसी बेसिस में कंपनी का मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया। देखिए डिविडेंड तो पहले दिया था, अभी कंपनी सितंबर मंथ और वो भी 6 तारीख को 6 सितंबर में कंपनी एक के बदले 10,000 स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। मतलब इस कंपनी का अगर प्राइस देखा जाए तो 4,000 के आसपास है। 1:10 रेशियो का स्प्लिट देने वाला है, जो फेस वैल्यू 10 रुपये है। तो उसको स्प्लिट दिया जाएगा तो एक के बदले 10 के हिसाब से कंपनी का प्राइस 400 हो जाएगा। तो ये था कुछ अपडेट्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ, आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करना। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।